आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी सभी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर सकते हो। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिजायर क्या है, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो, आपका एसपी हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, आपकी हाइट हो, आपका स्किन हो, कुछ भी है। आप अपनी लाइफ में जो बेटर करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो बस आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करना सीख जाते हो और इसे बेसिकली अगर आप समझ भी जाते हो, तो जो करेंटली आपके डिजायर्स है वो तो आप मैनिफेस्ट करोगे ही। इन फ्यूचर भी जो आप चाहते हो अपनी डिजायर्स, वो भी आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकोगे। और ये 3 स्टेप फॉर्मूला जो है वो अब्राहम हिक्स का फॉर्मूला है, जो मेरी लाइफ का भी फॉर्मूला है। अब्राहम ने ये 3 स्टेप्स दिए हैं मैनिफेस्टेशन कैसे होती है इस चीज को लेकर के। सबसे पहला स्टेप तो अब्राहम भी कहती है आस्क। जैसा आपने द सीक्रेट बुक में भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि सबसे पहला स्टेप होता है यूनिवर्स से मांगना कि मुझे क्या चाहिए, यानी क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स से मांगना। जैसे कोई चीज होती है कि हम अपनी लाइफ में डिजायर करते हैं, एक तरफ कोई चीज होती है, मान लीजिए जैसे एसपी है, एक तरफ मन बोलता है कि इस इंसान को मैनिफेस्ट करूं, दूसरी तरफ मन बोलता है कि क्या मैं गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं। तो अब यूनिवर्स इस तरीके से नहीं देखता कि आप एग्जैक्टली क्या मांग रहे हो। यूनिवर्स हमेशा आपकी वाइब्रेशन को देखता है। तो जब आप बोलते हो कि यूनिवर्स मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इसे मैनिफेस्ट करना है, तो यूनिवर्स समझता है कि आप उस चीज़ को या उस इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। लेकिन जब आप कन्फ्यूजन क्रिएट करते हो तो यूनिवर्स को लगता है कि आप उससे दूर होना चाहते हो। या सिंपल शब्दों में बोलो तो जब आप अपनी लाइफ में 2 ऑप्शन दे देते हो यूनिवर्स को, यानी यूनिवर्स ऐसा नहीं बोलता कि आप 2 नहीं रख सकते, आप 2 भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली हम देखें तो अपनी लाइफ में हम एक ही पार्टनर चाहते हैं। अब उस एक पार्टनर को लेकर के अगर आप स्पेसिफिक नहीं होते हो तो इन जनरल आपका माइंड हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कभी वो इस पर्सन पे जाएगा, कभी उस पर्सन पे जाएगा, और आपको पता है कि एट द एंड आपने एक सेलेक्ट करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप 2 डिसीजंस में या 2 ऑप्शंस में हमेशा इस तरीके से फंस के रह जाते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आप यूनिवर्स को कंफ्यूजन देते हो और यूनिवर्स वही कंफ्यूजन आपकी लाइफ में बढ़ाता चला जाता है इन रिटर्न मैनिफेस्टेशंस के तौर पे। तो हमें लगने लगता है कि हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम पहली गलती यही कर रहे हैं कि हम ही क्लियर नहीं हो रहे कि हमें क्या चाहिए। अब ये सबसे पहला स्टेप होता है आस्किंग का, और ये अब्राहम के अकॉर्डिंग, जैसा अब्राहम कहती है ना कि ये चीज नेचुरल होती है, यानी ये जो आस्किंग वाली मैंने इतनी चीज आपको स्टार्टिंग में बताई है, आप ना भी करो तो भी चल जाएगा। ये अगर आप करते हो तो ये अपने हिसाब से आप क्लैरिटी क्रिएट कर सकते हो। अगर नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में इतने कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें हमारी लाइफ में क्या चाहिए। मोस्टली अगर मैं मेरी लाइफ में देखूँ ना, तो मेरी लाइफ ऐसी ही कंफ्यूजन से भरी होती है कि जहाँ पे मेरे पास डिसीजंस नहीं होते हैं या मेरे पास वैसा विजन नहीं होता है कि जहाँ मुझे पता हो कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। तो मेरा माइंड भी इसी तरीके से भागता है इधर उधर। लेकिन फिर जैसे, क्योंकि मैं भी अलाइनमेंट की जर्नी में अभी हूँ और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अब ये चीजें अब मुझे उतना परेशान नहीं करती, क्योंकि वो बैलेंस बनता जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज की हुई है, अभी दोबारा कर रहा हूँ इस चीज को। तो इसीलिए लाइफ में ऐसा हो जाता है कि कई बार आपकी बहुत कंफ्यूजन होती है, आपको पता नहीं होता कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपको हेल्थ में कैसा हेल्थ चाहिए, या करियर कैसा चाहिए, या फिर मनी कितना चाहिए, कैसा रिलेशनशिप चाहिए, कौन पार्टनर चाहिए। कईयों को पता होता है, जो पता होता है तो चलो वो तो क्लैरिटी है, लेकिन नहीं पता है या कंफ्यूजन है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो वहीं का ये ऑप्शन अब्राहम देती है कि ये आस्किंग वाला जो पार्ट होता है ये आपके लिए करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये चीज आपकी नेचुरल है। जब आप अपनी लाइफ को जी रहे होते हो और बुरे एक्सपीरियंसेस से निकलते हो तो आप इस बात को लेकर के क्लियर हो जाते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या नहीं चाहते हो, यानी ऐसा क्या है जो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहते हो। और उसके अपोजिट यूनिवर्स आपके सभी डिजायर्स को बनाता चला जाता है। कि मान लीजिए आप अपनी लाइफ में जी रहे हो और अपनी लाइफ में अपनी कोई रिलेशनशिप में हो और वो रिलेशनशिप किसी वजह से ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेकअप के बाद आपके माइंड में कई बार गुस्सा होता है, नफरत होती है, बदले की भावना होती है, या बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। और वो नेगेटिव इमोशंस क्यों होते हैं? क्योंकि आप किसी चीज को अपनी लाइफ में रखना चाहते थे, अब उस चीज से आपका नाता टूट गया। अब टूटने के बाद आप क्या करते हो? कुछ डिजायर्स आपकी नेचुरली बॉर्न होती है, या तो आप ये डिजायर करते हो कि मुझे वही पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आप ये डिसीजन तब लेते हो जब आपको लगता है कि आपकी गलती की वजह से रिलेशनशिप टूटा है। जब कोई दूसरा पर्सन, यानी जब कुछ नहीं हुआ और उसी तरीके से वो टूट गया, तब आपका उतना इंटरेस्ट नहीं होता। एक गुस्सा होता है स्टार्टिंग के तौर पे, लेकिन एक डिजायर ये होती है कहीं ना कहीं कि मुझे सिंगल रह जाना है, या मुझे अकेले ही रहना है, या मुझे लाइफ में रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। या फिर इसके अलावा हम डिजायर करते हैं एक बेटर पार्टनर की। तो हो सकता है कि वो ब्रेकअप के बाद का जो फेज होता है या जो नेगेटिविटी वाला फेज होता है, उस समय हो सकता है कि आप ये ना समझ पाओ कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए।
लेकिन इसी बीच में आपने जो कंप्लेंट्स की है, आपने जो ये बताया है यूनिवर्स को कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में ये नहीं चाहिए, या काश मेरे पास भी ऐसा कोई पार्टनर होता, तो इस तरीके से हम यूनिवर्स को अपने डिज़ायर्स ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। यानी आप जो ये वीडियो देख रहे हो, भले आप कंफ्यूज्ड हो इस वक्त कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप ये नहीं जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स तक अपनी डिज़ायर्स को पहुंचा चुके हो और यूनिवर्स उन सभी चीज़ों को आपके लिए रेडी करके रख चुका है। अब बस जब आपके अंदर से ये कन्फ्यूजन खत्म होगी तब आप उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करोगे। और इसका जो दूसरा ऑप्शन होता है या दूसरा स्टेप जो होता है, पहला तो आस्किंग हो गया जो कि आपके लिए नेचुरल है, जिसे आप करो या ना करो ये आपकी मर्जी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। दूसरा है कि जब भी आप मांगते हो यूनिवर्स उसका आंसर हमेशा यस में करता है। जैसे अब्राहम की किताब का ही नाम है आस्क एंड इट इज गिवन, यानी जब भी आप मांगोगे आपको दे दिया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मांगते हो। दुनिया की नज़र में वो चीज़ गलत हो सकती है, यूनिवर्स की नज़र में नहीं होती। और क्यों नहीं होती ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसीलिए आप इसको अपने लिए एक टास्क की तरह समझो कि आपको ये चीज़ खुद समझनी है, जो कि वक्त आते आते आप खुद समझ जाते हो। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती ये चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमें समझ में आने लगता है कि कैसे चीज़ें हो रही है और हम क्या डिज़ायर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो जो पहला काम था आस्किंग, वो भी आपका काम नहीं है, वो भी नेचुरल हो जाता है। जो गिवन वाला पार्ट है, यानी जो यूनिवर्स उसका आंसर यस में करता है, वो चीज़ें रेडी करता है, वो भी आपका काम नहीं है, क्योंकि आपने मांगा, यूनिवर्स ने दिया, यूनिवर्स ने अपने दोनों काम कर दिए। अब जो तीसरा स्टेप आता है एक्चुअल में, यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन होती है और यही एक्चुअल में आपको फॉलो करना होता है। यानी मैनिफेस्टेशन की ये 3 स्टेप है, लेकिन फॉलो आपको तीसरा वाला स्टेप करना है और तीसरे वाले स्टेप में ही आपको मास्टरी करनी है। और तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप आपका है रिसीविंग मोड, या रिसीविंग करना या रिसीव करना अपनी लाइफ में। जिस चीज़ को आपने मांगा है उसको पाने के लिए रेडी रहना। और वो आप कैसे करोगे? जब तक आप कंप्लेंट में हो, यानी जब तक आप आस्किंग वाले फेज में लटके हो, तब तक आप इसको नहीं कर सकते। जैसे नेगेटिविटी होती है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ब्रेकअप का दिया था, तो वही एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप अपने ब्रेकअप में बहुत ज़्यादा परेशान हो और ब्रेकअप की वजह से आप परेशान हो। इन जनरल भी इसको देख सकते हो नॉर्मल लोगों की लाइफ में कि किसी पर्सन का अगर ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप के बाद कोई पर्सन मूव ऑन होने का टाइम लेता है, तो उस मूव ऑन वाले टाइम में वो क्या करता है? मोस्टली वो कंप्लेन करता है कि उसके साथ गलत हुआ, उसके पार्टनर ने गलत हुआ, उसका पार्टनर ऐसा है या वैसा है। जो भी चीज़ें आप इन जनरल अपनी लाइफ में भी देखो या लोगों की भी लाइफ में देखो, तो यही चीज़ें होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, कंप्लेनिंग मोड बहुत ज़्यादा स्टार्ट रहती है, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं कंप्लेनिंग मोड। अब्राहम के हिसाब से वो चीज़ को वो बोलेंगे आस्किंग मोड, यानी आस्किंग वाले फेज में है, जहाँ पर वो अपनी डिज़ायर्स बता रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, मेरे साथ जो ये गलत हुआ ये मुझे नहीं चाहिए, मेरे साथ जो ये चीटिंग हुई ये मुझे नहीं चाहिए। तो उसके अपोजिट क्या चाहिए? एक बेटर पार्टनर चाहिए, एक बेटर लाइफ चाहिए, एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, एक लाइफ टाइम का रिलेशनशिप चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, यूनिवर्स मान लीजिए उसको आस्किंग के फेज में लेकर के रिसीविंग के तौर पे एक वर्टेक्स में बनाता चला जाता है, यानी एक फिजिकल रियलिटी ना होकर के एक पैरेलल रियलिटी, या बोलो एक वाइब्रेशनल रियलिटी। तो जब तक वो कंप्लेंट करते रहते हैं वो चीज़ें चलती रहती है। लेकिन एक टाइम आता है जब वो इतना टाइम बीत चुका होता है कि उस पर्सन से डिस्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर एक टाइम आता है कि आप पीछे की चीज़ों को लेट गो कर देते हो और अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते हो। तो जब आप आगे की ओर बढ़ते हो तो उस समय क्या होता है, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता है जिसको आपकी लाइफ में एक्चुअल में होना चाहिए, और जो आपको एक्चुअल में उस तरीके की लाइफ दे जिस तरीके की आप चाहते हो, जिस तरीके की लाइफ आप एक्चुअल में जीना चाहते हो। और ऐसा कई बार हमको स्टार्टिंग में भी लग सकता है कि हम जिद पकड़ के भी बैठ सकते हैं कि ये पर्सन मुझे नहीं मिला तो कैसा होगा या क्या होगा, मुझे यही चाहिए। लेकिन एक टाइम आता है जब आप रिलीज कर देते हो उन चीज़ों को, तो एट द एंड वो चीज़ें आपको उसी तरीके से मिलती है जैसा आप चाहते हो। और इस जगह पे ऐसा भी होता है कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाता है और वो चीज़ें जो आपको पहले खराब लगती थी रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें सही हो जाती है। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि कुछ चेंज हो गया है उस जगह पे। चेंज तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो कि अब वो नेगेटिविटी नहीं रही, अब वो नेगेटिविटी का रेपिटेशन नहीं रहा। एक टाइम आया आप सारी चीज़ों को रिलीज करके, पीछे की चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आपके माइंड ने पुरानी बातों को रिपीट करना छोड़ा, आस्किंग वाले फेस को छोड़ा, आप नेचुरली रिसीविंग वाले में आ गए। तो एट द एंड वो चीज़ आपको मिलती है। अब ये भी डिपेंड करता है कि हमारी डिज़ायर क्या है। जैसे मैंने कहा कि आस्किंग वाले फेज में हम होते हैं तो हमें पता नहीं होता कई बार कि हमें क्या चाहिए। लेकिन अगर हम इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि यूनिवर्स को पता है कि हमें क्या चाहिए और इत्मीनान से सिर्फ रिसीविंग मोड में आने का प्रयास करें, तो ऐसे में क्या होता है कि जो डिज़ायर हमारी एक्चुअल में होती है, चाहे वो एसपी को लेकर के हो, चाहे एक न्यू बेटर पार्टनर को लेकर के हो, दोनों ही पूरी होती है।
तो ये चीज़ आप देखोगे नेचुरली हर किसी की लाइफ में होती है। मोस्टली अगर आपने अपने अराउंड भी देखा होगा या सक्सेस स्टोरीज में भी बहुत लोगों को देखा होगा, जहाँ पर लोग इस तरीके से अपनी स्टोरी बताते हैं कि एक पार्टनर हुआ करता था उनकी लाइफ में जिनको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो पार्टनर उनको किसी रीज़न की वजह से छोड़ के चला गया। उसके बाद वो पर्सन टूट गया या टूट गई, लेकिन कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद वो पार्टनर उनकी लाइफ में एंटर करता है जिस तरह का पार्टनर उन्होंने अपनी लाइफ में चाहा होता है, यानी एक बेटर पार्टनर, एक परफेक्ट पार्टनर उनकी लाइफ में एंटर करता है। या कई बार ऐसी भी सक्सेस स्टोरीज होती है जहां पर वही पार्टनर जो छोड़ करके गया होता है वही वापस आता है और गिड़गिड़ाते हुए वापस आता है। तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि आप आस्किंग वाले फेज में ये चीजें मांग चुके होते हो कि वो पर्सन गिड़गिड़ाए आपके लिए, वो पर्सन आपको इस तरीके से ट्रीट करे। और उसके बाद क्या होता है कि आप रिसीविंग मोड में इतना ज्यादा आ जाते हो कि जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आपके पास ये चॉइस हो जाती है। यानी पहले क्या होता है कि जब रिलेशनशिप टूटता है तो आपके पास क्या होता है कि बस एक ही ऑप्शन है, वही पर्सन। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में अपनी अलाइनमेंट में आगे बढ़ते हो और जब ये साइकिल घूम करके रिपीट होता है, जहां पर उसने आपको छोड़ा अब उसकी बारी है वापस आने की, तो जब वो पर्सन एट द एंड वापस आता है तो आप अपने आप को वाइब्रेशनली इतना ऊपर उठा चुके होते हो, जहां पर वो पर्सन आपके लिए परेशान हो रहा होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि अब इसको हाँ बोलूं या ना बोलूं। और मोस्टली ऐसा होता है कि लोग उस समय पर उस पर्सन को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि एक एटीट्यूड आ जाता है। और एटीट्यूड अगर आप बोलोगे ना तो वो गलत वर्ड नहीं है और वो आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छे से अचीव किया है तो ऑब्वियसली आप उसको एंजॉय करोगे। तो जो चीज़ आपको पता है कि जिसने आपको पास्ट में पेन दिया है, तो मोस्टली लोग क्या होता है कि उस चीज को या उस इंसान को फिर चूज नहीं करते। लेकिन ये भी एट द एंड आपकी मर्जी होती है। लेकिन यही रिसीविंग मोड को अगर हम देखा जाए, यानी ये नेचुरली भी हो जाती है। यानी अगर ब्रेकअप हुए और 2-3 साल हो गया, 4-5 साल हो गया, तो ऐसे में क्या है कि वो पास्ट की चीजें तो वैसे भी निकल जाती है। इतने साल तक तो कोई नहीं सोचता किसी के बारे में, या जो सोचते चले जाते हैं तो उस समय ऐसा भी होता है कि उनकी लाइफ बहुत रेजिस्टेंस से भर भी जाती है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग उस चीज को छोड़ देते हैं। और अगर आप रिसीविंग मोड की प्रैक्टिस करते हो तो जो चीज में आपको साल भर लगना है, यानी किसी को भूलने में या किसी चीज की कंप्लेंट को अपने माइंड में से निकालने में या बेसिकली नेगेटिविटी निकालने में आपको भले 2 साल लगेंगे, जैसे मूव ऑन अगर एग्जांपल समझो, मूव ऑन करने में मान लीजिए आपको नेचुरली 2 से 3 साल लगेंगे या 1-1.5 साल लगेगा। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो ये चीज़ आप साल भर में या 6 महीने में कर लेते हो, तो साल भर में 6 महीने में जब आपकी रेजिस्टेंस रिलीज हो जाती है ना, फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आपके अराउंड लोग आ जाते हैं जब आप उनको चूज कर सकते हो। और उस टाइम फिर क्या होता है कि आपका जो पुराना पार्टनर होता है वो भी वापस आता है। तो यही चीज़ है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है अपनी लाइफ में। स्टार्टिंग में भले आप हो सकते हो, बाद में आप नहीं होंगे, लेकिन जो भी है कंफ्यूजन वगैरह ये चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती। मैटर बस ये करता है कि ये 3 स्टेप समझ जाओ। पहला आस्किंग है, दूसरा आपको वो चीज़ यस में आंसर मिलेगा, तीसरा आपका रिसीविंग है। यानी पहला 2 तो आपका काम ही नहीं है, पहले 2 को आप छेड़ो बिना तो चलेगा। इकलौता काम क्या है? रिसीविंग मोड में आना। रिसीविंग मोड में आप कैसे आओगे? मोस्टली अगर इसको देखोगे तो लेट गो इसका सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है, जिसको अगर सही शब्दों में बोलो, सिंपल शब्दों में बोलो तो डिटैच होना अपने डिज़ायर के साथ। क्योंकि कई बार हम अपने डिज़ायर के साथ इतना अटैच हो जाते हैं तो अटैचमेंट की वजह से हम उस पेन को फील करते रहते हैं। और अटैचमेंट छोड़ने के लिए हमें प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना होता है। और उन प्रोसेसेस को अगर देखा जाए तो वो प्रोसेस कैसे होते हैं, जैसे मेडिटेशन है, या बोलो सिर्फ मेडिटेशन ही है जो सबसे सिंपल है जिसको आप कर सकते हो। उसके अलावा आप बोल सकते हो एप्रिसिएशन है, जो स्टार्टिंग में बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जगह पे आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। अगर नहीं कर पाओ तो फिर मत करो। लेकिन इसीलिए मैंने बोला कि मेडिटेशन इस जगह पे सबसे सिंपल है, क्योंकि मेडिटेशन आपको ये चीज़ नहीं बोलेगा कि कोई ज़बरदस्ती आप पॉजिटिव सोचो। वो आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करता जाएगा धीरे धीरे, और नेगेटिविटी जैसे जैसे रिलीज होती जाएगी आप थोड़ा थोड़ा रिसीविंग मोड की तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे। जो चीज़ आपको इतनी पेन दे रही है, आने वाले टाइम में वो पेन आपको अपने अंदर से कम होती हुई नजर आएगी। वही आप समझ लो कि एग्जाम्पल है कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप रिसीविंग मोड में आ रहे हो, आप वोटेक्स में आ रहे हो। और इसको आप चाहे अलाइनमेंट बोलो या वोटेक्स बोलो या रिसीविंग मोड बोलो, वो आपके ऊपर है, बात एक ही है, बस इसके नाम अलग अलग है। और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे ही आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। गाइडेड मेडिटेशन वाली भी वीडियो मिल जाएगी जो मैं क्लासेस में कराता होता था। और इस साल जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, यानी 10 तारीख से जो स्टार्ट हो रही है, उसमें भी मैं वही मेडिटेशन कराने वाला हूँ। अब चाहे आप चैनल से देख करके कर लो या चाहो तो आप क्लासेस में आकर के सीख लो, दोनों आपके ऊपर है। आप अपने हिसाब से चॉइस करो कि आपको क्या करना है। अगर आप क्लासेस में आने वाले हो या क्लासेस में आना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा।
और क्लासेस ज्वाइन करने से पहले क्लासेस में क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस अनाउंसमेंट वीडियो को जरूर देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।